हेलो बेटा, वेलकम टू श्रेष्ठ एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन इंडिया हम आप लोगों के लिए एनिमेटेड फिजिक्स का कंटेंट लेकर आए हैं, जिसमें आप लोगों को हर एक चीज विद एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस पढ़ाई जा रही है, क्योंकि आपको भी पता है कि हम यहां पर आप लोगों को नीट का क्रैश कोर्स करा रहे हैं। तो समय तो है नहीं, पढ़ाई करने के लिए कंटेंट बहुत ज्यादा है। इसीलिए लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आप लोगों के लिए फर्स्ट टाइम इन इंडिया, आप लोगों को यूट्यूब पर इस तरह का कंटेंट मिलेगा नहीं जो मैं आप लोगों को दे रहा हूं, क्योंकि ये कंटेंट पेड कंटेंट होता है, ये फ्री में नहीं मिलता बच्चों को, और बहुत मेहनत और बहुत पैसा लगता है इस कंटेंट को बनाने में। बट आपके एग्जाम अच्छे जाएं, आप लोगों को अच्छा नॉलेज मिल सके, आप लोगों के कंसेप्ट अच्छे बूस्टअप हो सके, इसी चीज को ध्यान में रखकर हम ये कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन यूट्यूब दे रहे हैं। तो इसीलिए आई वांट फ्रॉम एवरीबॉडी दैट कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करिए। अगर आपको भी वीडियो पसंद आती है तो लाइक बटन दबाना मत भूलिएगा, ठीक है? तो लाइक बटन दबाओगे ना तो हमारी तरफ से आपको गिफ्ट मिलेगा, और वो गिफ्ट है सरप्राइज, वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, बने रहिएगा। तो अभी बात आती है करंट इलेक्ट्रिसिटी का। दिस इज लेक्चर नंबर 2। मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी के रिगार्डिंग आप लोगों को क्या पढ़ाया था कल, उसकी बात मैं आप लोगों के साथ करना चाहूंगा। हाँ, रिवीजन के तौर पे हम लोग जरा वो देख लेते हैं, ताकि सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आती रहेंगी आगे वाली। कल लेडीज एंड जेंटलमैन हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी का इंट्रोडक्शन अच्छे से देखा था कि बेसिकली करंट इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है और इसका मतलब क्या होता है। उसके बाद मेजर टर्म जो मैंने आपके साथ डिस्कस करी थी वो थी कि करंट और चार्ज के बीच का रिलेशन क्या है। आई और क्यू के बीच का रिलेशन हमने डिस्कस करा था, आई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। और ये मैंने आप लोगों को एक ट्रिक भी बताई थी कि ये किस तरह से आप लोगों को याद करना है, दैट इज कॉल्ड आई क्यू इज इक्वल्स टू आई आई टी। ये भी मैंने आपको बताया था। उसके बाद एक मेजर टर्म जो मैंने डिस्कस करी थी वो थी कि हमारे पास करंट दो तरह का होता है। एक आपके पास आता है एवरेज करंट, एक आपके पास आता है इंस्टेंटेनियस करंट। तो एवरेज और इंस्टेंटेनियस करंट को हमने अच्छे से क्लियर किया था, एक क्वेश्चन की मदद से समझाने की पूरी कोशिश करी थी। नाउ मेजर टर्म आफ्टर विच वी नीड टू गो विद इज कॉल्ड ओम्स लॉ। हमने ओम्स लॉ अच्छे से देखा था, V इज इक्वल टू आई आर के नाम से ये जाना जाता है। ओम्स लॉ के साथ वी हैव गॉन थ्रू वन इंपॉर्टेंट टर्म दैट इज कॉल्ड R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। इस रिलेशन को बहुत डिस्क्रिप्शन के साथ हमने पढ़ा था, काफी सारे केसेस पढ़े थे, काफी चीजें हमने इसके अंदर देखने की कोशिश करी थी। तो मुझे उम्मीद है जो केसेस मैंने आपको कराए थे ना वो याद रखना, क्योंकि नीट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब नीट में इस तरह के केस आपको बहुत देखने को मिलते हैं, तो इसीलिए वो केस आप लोगों को याद रखना है कि रेजिस्टिविटी कांस्टेंट रहती है और रेजिस्टेंस लेंथ के, डायमीटर के, एरिया के, डेंसिटी के साथ कैसे वेरी करती है, वो सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है? उसके बाद हम लोगों ने कुछ बेसिक टर्म और देखी थी, जैसे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी। उसके बाद हम लोगों ने देखा था करंट डेंसिटी, जिसको हम लोग J से डिनोट करते हैं। एंड देन वी हैव गॉन थ्रू वन इंपॉर्टेंट टर्म दैट इज कॉल्ड मोबिलिटी। तो ये तीन टर्म डिस्कस करने के बाद कुछ रिलेशन मेरे माइंड में आते हैं, वो रिलेशन फास्ट ट्रैक तरीके से मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। हैव अ कंसंट्रेशन लेडीज एंड जेंटलमैन, कि कौन कौन से रिलेशन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन सकते हैं न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहला आता है I इज इक्वल्स टू एन ई ए वी डी। पहला रिलेशन आपके पास आता है, जहां पर क्या क्या कौन कौन सी चीजें हैं ये आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आपको मैं कल के सेशन में पढ़ा चुका हूं। दूसरा रिलेशन मेरे पास आता है यहां पर I अपॉन ए इज इक्वल्स टू एन ई वी डी, यानी मैं इसको लिख सकता हूं करंट डेंसिटी इज इक्वल टू दिस। तीसरा रिलेशन मेरे पास यहां पर आता है, एक मैंने आपके साथ डिस्कस करा था भाई, एन ई ए वी डी की जगह पुट करा था ई ई बाई एम इंटू टॉ। वी डी का फॉर्मूला होता है ये। तो आपके पास क्या रिलेशन आया था, एन ई स्क्वायर ए ई बाई एम इंटू टॉ। ये आपके पास आई का रिलेशन आ रहा है, ये भी आप लोगों ने पढ़ा था, अच्छे से पढ़ लिया था, कल के दिन ये मैंने पढ़ाया था। जहां पर मेरे बेटा टॉ क्या कहलाता है आप लोगों को, टॉ कहलाता है रिलैक्सेशन टाइम। और रिलैक्सेशन टाइम होता क्या है, दो कोलिजन के बीच का टाइम, टाइम बिटवीन टू कोलिजन। क्या मैं लिख सकता हूं यहां पर, टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, उसी को हम लोग क्या कहते थे, उसी को हम रिलैक्सेशन टाइम के नाम से जानते थे। एक छोटा सा होमवर्क करिएगा मेरे कहने से, कि रिलैक्सेशन टाइम जो होता है उसकी वैल्यू जनरली कितनी होती है।
टॉ की जनरल वैल्यूज कितनी होती है गूगल से सर्च करके लाइएगा, एग्जाम में नहीं पूछता, बट नॉलेज के लिए कई बातें गेन करनी पड़ती है, कॉन्फिडेंस आता है, पता करके आना। दूसरी बात आती है यहाँ पर, और हाँ कमेंट में मेंशन करना वीडियो के कि तुमने पता करा कि नहीं करा, क्योंकि जितना ज्यादा तुम कमेंट करोगे उतना मुझसे जुड़ोगे, और जितना मुझसे जुड़ोगे मैं तुम्हारा भला सोचूंगा ऑब्वियसली। तो अभी बात आती है ना, इस रिलेशन से रिलेटेड दो तीन चीजें और एक्स्ट्रा बताता हूं जो कल नहीं बताई थी, ध्यान से सुनना। जैसा कि आप सभी को पता है, अगर मेरे पास एक V जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो E है, और मान लीजिए जिस कंडक्टर के अलोंग आपने बैटरी लगा रखी है, उस कंडक्टर के अलोंग बैटरी की वजह से डेवलप हो रहा है पोटेंशियल V, कंडक्टर की लेंथ है E और L, और इसके अंदर डेवलप हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड E। तो रिलेशन के अकॉर्डिंग यू कैन राइट इट एज, लेडीज एंड जेंटलमैन, कि V जो होता है वो E इंटू एल के बराबर होता है। आपने कहा बिल्कुल सर, V जो होता है वो E इंटू एल के बराबर होता है, E इंटू एल के बराबर होता है। And can I put, let it be the first equation? Can I put first equation in the second equation? Yes, obviously आप E की जगह उठा के वो लिख सकते हैं ना। आपने कहा हाँ, तो आपने क्या कहा, एन ई स्क्वायर बाय एम इंटू टॉ, ई की जगह मैंने लिख दिया V बाय एल। दैट इज वेरी इजी कंसेप्ट। अभी ऊपर ए भी आता है, वो भी लगा दिया। मैं एक चीज जानता हूं यहां से, क्या मैं इस पूरी इक्वेशन को ऐसा लिख सकता हूं, V is equals to m into L upon n into E square into tau into में n E square tau into A, और बस हो गया into I। आपने कहा सर बिल्कुल सही है, बेसिक चीज है। क्या मैं इसको ओम्स लॉ से कंपेयर कर सकता हूं? अगर याद हो आप लोगों को तो V is equal to R ही होता था। ये क्या है, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ यही होता था ना। तो आप लोग यहां से लिख सकते हैं, एक और फॉर्मूला बता रहा हूं जिस फॉर्मूले पे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, हल्के में मत लेना इसको, ठीक है। अभी बात आती है बेटा, क्या मैं इधर ऐसा लिख सकता हूं, V से V कंपेयर हुआ, I से I कंपेयर हुआ, बाकी की ये बीच की जितनी भी टर्म आपके पास बच गई, ये सारी टर्म R के बराबर है। अरे तो आपने क्या लिखा, रेजिस्टेंस इक्वल्स टू एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टॉ इंटू ए इंटू 1/a। अरे तो एक और फॉर्मूला आपके पास आ गया रेजिस्टेंस का, जहां पर बताओ जल्दी से मास क्या है, m, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो याद होना चाहिए। L इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर, A इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया। लिख लो, ये सब थोड़ी लिखूंगा, क्रैश कोर्स है ना, जल्दी पढ़ो, ज्ञान लो, सीखो और जाओ करो बस। तो सब कुछ क्लियर है। अच्छा n क्या है ये बताओ। n जो है वो बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, n यहां पर कहलाता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है ये, यानी अगर आपके पास टोटल इलेक्ट्रॉन गिवन है तो टोटल इलेक्ट्रॉन को आपको वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा, तो तुम्हारे पास छोटा n आएगा, ठीक है, याद होगा ना बेटा। अब एक बात बताओ, कल मैंने एक और फॉर्मूला पढ़ाया था तुम लोगों को, कौन सा फॉर्मूला था, वो फॉर्मूला था बेटा तुम्हारे पास R इज इक्वल्स टू रो L बाई ए। अब तुमने कहा सर बिल्कुल सही बोल रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम समझ में आ चुका है। तो मैंने क्या कहा, ये रिलेशन कल पढ़ा था, हाँ, और ये रिलेशन पढ़ने के बाद मुझको एक चीज और समझ आई थी कि मैं अगर ऊपर वाले को देखता हूं तो मैं कंपेयर करता हूं इसको और इसको, तो L यहां भी है और A यहां भी है, वही चीज वहां पर है। क्या मैं बीच की सारी टर्म्स को तोड़ के ऐसा लिख सकता हूं, ये जो मेरे पास बीच की टर्म बची है ये क्या हुई, रेजिस्टिविटी, m बाई एन ई स्क्वायर टॉ इंटू रेजिस्टिविटी। अरे बेहतरीन, क्लियर है ना बेटे। छोटी छोटी सी बातें मैं आप लोगों के पास लेकर आया हूं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये रिलेशन मैंने कल नहीं बताया था, आज बताया है, जल्दी स्क्रीनशॉट लो और याद कर लो, ठीक है। चलो अब मेरी बात आती है बेटा, यहां से कुछ कॉमन सेंस लगाता हूं तो चीजें आप लोगों को और समझ में आएंगी। मैंने क्या कहा, मैंने कहा टॉ क्या है, वो है रिलैक्सेशन टाइम, और रिलैक्सेशन टाइम क्या है, दो कोलिजन के बीच का टाइम, यानी पार्टिकल की अगर मूवमेंट बढ़ती है, ध्यान देना, एक पार्टिकल चल रहा है, एक पार्टिकल ये, एक पार्टिकल ये, पहले ये यहां चल रहा है फिर ये यहां पर आ रहा है, तो मैंने कहा यहां से टकराने के बाद ये यहां पर आ रहा है और वो डिस्टेंस है मान लीजिए लैम्डा। जो डिस्टेंस मैंने लैम्डा बोला
जो डिस्टेंस दो कोलिजन के बीच का डिस्टेंस होता है उसको अंग्रेजी भाषा में कहते हैं मीन फ्री पाथ, मुक्त पथ। ये आपको ध्यान देना है, इसको कहते हैं मीन फ्री पाथ। क्लियर है बेटा? यानी आप दूसरी भाषा में याद रखना कि जो आप लोग रिलैक्सेशन टाइम के दौरान आपका पार्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल करता है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन रिलैक्सेशन टाइम, उसी को मीन फ्री पाथ भी कहते हैं। अरे सर, द पार्टिकल ट्रेवल्स डिस्टेंस एंड रिलैक्सेशन टाइम, उसी को मीन फ्री पाथ कहते हैं। जल्दी कॉपी में लिख लो भाई, काम आएगा। अब आगे सुनो, मैंने कहा जैसे जैसे मान लीजिए मैं अपने टेम्परेचर को गेन करता हूं, या मैं सिंपल कहता हूं अगर आपके पार्टिकल की वेलोसिटी को इंक्रीज करता हूं, ये जो साइन है ये इंक्रीज का साइन है, तो आपके पार्टिकल का रिलैक्सेशन टाइम कम होगा कि ज्यादा होगा? तुमने कहा यार डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, वेलोसिटी अगर इंक्रीज कर दी तो टाइम तो कम होना चाहिए। अम्मा तेज नहीं चलना यहाँ पार्टिकल तेज चल रहा है ना, तो इसीलिए टाइम कम हो जाएगा। तो तुमने क्या कहा बेटा, यहां पर टाइम डिक्रीज हो जाएगा। आपने कहा हाँ सर, और एक बात बताओ जल्दी से, अगर टाइम डिक्रीज हो गया तो पीछे वाले फॉर्मूले में डिक्रीमेंट इन दिस कॉजेस इंक्रीमेंट इन दिस। अरे यार हाँ, तो मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं, मैंने कहा अगर आप टाइम को कम कर देते हो तो आपकी रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है। अरे बराबर है ना? और रेजिस्टिविटी बढ़ती है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ती है, क्योंकि ये भी ऐसा ऐसा चल रहा है हिसाब किताब। तो इतना तो समझ आ गया सर कि अगर वेलोसिटी को बढ़ाता हूं तो टाइम कम होता है, और इन्हीं की वजह से आपकी बॉडी की रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। अरे अब आ जाओ मुद्दे की बात पर। थोड़ा इंजीनियरिंग सोचना आप लोग, मतलब पढ़े लिखे हो ना, फिजिक्स पढ़ रहे हो, तो मन में पिक्चर बनाया करो। जितना ज्यादा मन में पिक्चर बनेगा ना बेटा, योद्धा बनोगे, सही में बनोगे। देखते रहो बस तुमने क्या कहा, तुमने कहा कि आपका जो एक पार्टिकल है वो पार्टिकल वेलोसिटी कब गेन करेगा। मैंने कहा अगर तुम अपने पार्टिकल को गर्म करते हो, अगर अपने पार्टिकल को गर्म करते हो, अच्छा सिचुएशन इमेजिन करो, मान लो गर्म तवे पे तुमको बिठा दिया जाए। अगर तवा है या कढ़ाई है और गरम कढ़ाई पे तुमको बिठा दिया जाए तो तुम कैसी हालत में होगे? भाई मम्मी ऑब्वियसली उठ के भागोगे भाई, और बड़ी तेज भागोगे। और तुम्हारी उस समय पे वो वाली सिचुएशन होगी कि ससुर जी कहा करते थे कि अपने पैरों पर खड़े हो जाइएगा, और तुम्हारे साथ खुदा ने ऐसा बखत लाके दे दिया कि तुम अपने पैरों पे कभी बैठ नहीं सकते। तो मैंने कहा बिल्कुल ऐसा होगा यार, आपका टेम्परेचर बढ़ेगा तो आप तेज तेज भागने लग जाओगे, बेचैनी तशरीफ रखने लायक नहीं बची। आपने कहा हाँ, टेम्परेचर करता क्या है? टेम्परेचर आपकी बॉडी के अंदर हीट एनर्जी गेन करता है, आपको पता है बेटा। और यही हीट एनर्जी आपकी बॉडी के अंदर मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी में गेनमेंट देगी। अरे सर, यही हीट एनर्जी तो काइनेटिक एनर्जी को बढ़ावा देती है। अरे हाँ, तो मैं मोटा मोटी तौर पे क्या लिख सकता हूं, जल्दी से देख ले, आगे दिखा दूंगा सब, लेकिन पढ़ तो ले। मैंने कहा अगर बॉडी के अंदर टेम्परेचर गेन होता है तो बॉडी की रेजिस्टिविटी गेन होती है कि नहीं होती? आपने कहा सर बिल्कुल होती है। तो आप यहां से लिख सकते हैं टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। बिल्कुल सर, बिल्कुल, आपने कहा बिल्कुल सही है। ओ तो अभी सुनो, यहां से क्या आप ऐसा लिख सकते हो मेरा बेटा, यहां पर दुनिया भर के मटेरियल है, मान लो दो तीन मटेरियल है आपके पास। एक मटेरियल है आपका कॉपर, एक मटेरियल है आपका एल्यूमिनियम, एक मटेरियल है लोहा, स्टील मान लो। चलो अब तीनों के तीनों में अगर मैं बैटरी कनेक्ट कर देता हूं तो ऑब्वियसली तीनों के तीनों अपने आप में अलग अलग रेट के साथ करंट को फ्लो कराएंगे। करंट को फ्लो कराने की जो पावर है तीनों में अलग होने वाली है। क्यों? अरे तीनों की अपनी कैपेसिटी है ना, तीनों की कैपेसिटी है। या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि तीनों की रेजिस्टेंस जो है या रेजिस्टिविटी जो है वो अलग होने वाली है, तीनों की अलग होगी। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं ना कि तीनों की रेजिस्टिविटी को मैंने ऐसा मान लिया। अब कोई कम भी हो सकता है, कोई ज्यादा भी हो सकता है, मेरे को तो पता नहीं।
तो होता क्या है बेटा, आपको ये रिलेशन पता भी होगा कि जो आप लोगों की चेंज इन रेजिस्टिविटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, या सिंपल लिखता हूं, हटाओ इसको, अच्छे से समझा दो। आपको एक चीज पता है, आर जो है वो लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है, और जितनी ज्यादा लेंथ बढ़ेगी उतना ज्यादा रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, कॉमन सेंस है। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि बचपन में एक चीज सुनी होगी, मान लीजिए आपके पास छोटी सी रॉड है, सिर्फ इतनी जो मेरे हाथ में समा सके, सिर्फ इतनी सी, तो वो छोटी सी रॉड को अगर गर्म करोगे तो जाहिर तौर पे वो थोड़ा ही तो बढ़ेगी। जब माल थोड़ा सा है तो बिक्री भी तो थोड़ी होगी ना जनाब। और आपने कहा वही 20 बोरे लाके रख दिए, 20 बोरे मोटा पैसा देके जाएंगे, अगले दिन कोठी खड़ी। तो अगर मैं लंबाई को बढ़ा रहा हूं तो ऑब्वियसली रिटर्न भी तो बढ़ रहा है। अरे अगर लेंथ बढ़ा रहा हूं तो उसी के अकॉर्डिंग चेंज इन द लेंथ होगा, क्योंकि ज्यादा मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे उसके अंदर ना। तो आपने कहा हाँ सर, जितना ज्यादा ओरिजिनल लेंथ होगा उतना बड़ा चेंज होगा, और जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, बढ़ाने को कहते हैं डेल्टा टी, ठीक है, जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाऊंगा उतना ज्यादा इंक्रीज होगा। अरे सर, और मैं यहां से लिख सकता हूं बेटा ऊपर वाले रिलेशन से ही तोड़ के, डेल्टा आर जो है वो डेल्टा एल के प्रोपोर्शनल है। सर आ रहा है कुछ? आपने क्या कहा बेटा, अगर ऐसा कुछ है तो मैं यहां पर लिख सकता हूं डेल्टा आर, डेल्टा एल को लिखता हूं पहले, फिर डेल्टा आर समझ में आ जाएगा। मैं तुम्हारी बुद्धि सुधारने के लिए डेरिवेशन बता रहा हूं, अदरवाइज मैं बताता ही नहीं, क्योंकि काम थोड़ी है, अब तो क्रैश कोर्स में फॉर्मूला आएगा। मैं ऐसा लिख सकता हूं एल डेल्टा टी, दोनों को कंबाइन कर दो। आपने कहा ठीक है, तो डेल्टा एल की जगह डेल्टा आर लिख रहा हूं मैं अब, क्योंकि डेल्टा एल बढ़ेगा तो डेल्टा आर भी बढ़ेगा। तो मैंने एल की जगह क्या लिखना है, आर लिखना है। आपने कहा सर बिल्कुल सही है, और यहाँ पे डेल्टा टी, एक रिलेशन आपके पास आ गया रेजिस्टेंस का, रेजिस्टेंस का रिलेशन आपके पास आ गया। तुम कह सकते हो जब ये समानुपाती यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाता हूं तो एक कांस्टेंट लगाता हूं। आपने कहा ठीक है, जब मैं यहां पर एक कांस्टेंट लगाऊंगा तो बेटे क्या फॉर्मूला बन जाएगा, डेल्टा आर इज इक्वल टू एल्फा आर डेल्टा टी, और ये एल्फा क्या है, इसको कहता हूं थर्मल कॉफिशिएंट या फिर रेजिस्टेंस कॉफिशिएंट, कुछ भी कह लो। दिस इज कॉल्ड कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड कॉफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। ये क्या है, ये थर्मल एक्सपेंशन कॉफिशिएंट है। ये चीज क्लियर करना, ध्यान से सुनना अभी क्या बोल रहा हूं, क्लियर है? तो तुम मेरी बात को समझो। अब मैंने तुम्हें कहा बेटा कि डेल्टा आर तो आ गया, डेल्टा आर क्या है, चेंज इन रेजिस्टेंस यार, चेंज इन रेजिस्टेंस। जैसे मैंने कहा मान लो आपके पास एक पहले कोई रॉड थी, उसका 10 ओम का रेजिस्टेंस था, आपने तापमान जो उस समय दे रखा था वो 20 डिग्री सेल्सियस था, बाद में आपने अपने तापमान को 100 डिग्री कर दिया, बाद में आपने अपने टेम्परेचर को 100 डिग्री बढ़ा दिया। जब आप अपने तापमान को 100 डिग्री करोगे बेटा तो क्या होगा तुम्हारे साथ, कुछ नहीं, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। तो आप कहोगे कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस भी तो परिवर्तित होगा, होगा, बिल्कुल होगा। तो डेल्टा आर क्या है, डेल्टा आर है 20 से 100 के बीच का। डेल्टा आर जो है वो है कि 20 पे कितना था और 100 तक पहुंचते पहुंचते कितना और बढ़ गया, यानी जो वृद्धि आ रही है वो वृद्धि है डेल्टा आर। लेकिन अगर मेरे को R2 निकालना हुआ बेटा तो R2 में कैसे निकालूंगा, आप समझो मेरी बात को। अगर आपको टोटल निकालना हुआ तो आप क्या लिखने वाले हो, R2 जो है जो पहले था और जो वृद्धि हुई है, क्या मैं लिख सकता हूं जितना पहले था और जितनी वृद्धि हुई है उनका तुल्य करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, नेट रेजिस्टेंस आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सर आना चाहिए ना। तो अब फॉर्मूले पर आ जाओ वापस से। क्या मैं यहां पर लिख सकता हूं मेरे बेटे के लिए कि डेल्टा आर का फॉर्मूला आपके पास आ चुका है दिस, तो नेट क्या होगा, यानी नेट रेजिस्टेंस होगा आर प्लस डेल्टा आर। आपने कहा ठीक है, क्या मैं इस फॉर्मूले के हिसाब से ऐसा लिख दूं, आर प्लस एल्फा आर डेल्टा टी? आपने कहा ठीक है। तो बताओ फाइनल रेजिस्टेंस कितना हुआ, आपने कहा फाइनल रेजिस्टेंस आपके पास हो गया, आर कॉमन ले लिया, 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। ये चीज तुमको समझ में आनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है।
और यहां से क्लियर हुआ कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस क्यों बढ़ता है, क्योंकि रिलैक्सेशन टाइम कम होता है। टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस कितना होता है, इतना होता है। चेंज इन रेजिस्टेंस कितना होता है, आर इंटू अल्फा डेल्टा टी होता है। ये चीजें समझ में आनी चाहिए, बहुत जरूरी है भाई क्वेश्चन के लिए, ठीक है ना, क्लियर है। चल, तो ये आज का टॉपिक था, ये मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद एनिमेशन पे दिखा दूंगा। कल अगर तुम लोगों को याद हो तो मैंने तुम्हारे साथ एक टॉपिक छोड़ा था। कौन सा टॉपिक छूटा था बेटा अपना? अपना जो टॉपिक छूटा था दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। अभी तुम लोग देखोगे कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस मैं प्रॉपरली तुम लोगों को नीट के लेवल का पढ़ाने वाला हूं। थोड़ा बहुत ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूं, फिर एनिमेशन पर आऊंगा। पहला होता है, दो तरीके से कॉम्बिनेशन किया जा सकता है। एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन एंड द अनदर वन इज नोन टू बी एज पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में दो चीजें याद रखना कि आप लोगों का जो हर रेजिस्टेंस के अंदर करंट होता है, करंट जो होता है हर रेजिस्टेंस के अंदर वो सेम होता है, और नेट पोटेंशियल कितना होता है, टोटल पोटेंशियल, वो सभी रेजिस्टेंस के पोटेंशियल का सम होता है। ये दो चीजें कांस्टेंट है, मतलब दो चीजें सीरीज कॉम्बिनेशन की कंडीशन है। आप सीरीज कॉम्बिनेशन बहुत जगह पढ़ोगे, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी, कैपेसिटर पे पढ़ोगे, कहीं भी पढ़ो यही है। आप आगे पढ़ोगे जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो वहां इंडक्टर्स पे भी पढ़ोगे, सेम कंडीशन हमेशा चलेगी कि करंट सब में सेम रहता है और वोल्टेज सब में टूटती रहती है। लेकिन पैरेलल में क्या होता है बेटा, करंट जो है वो डिवाइड हो जाता है, डिवाइडिंग ऑफ करंट, करंट जो है वो डिवाइड हो जाता है, और सबके अंदर जो वोल्टेज होती है बेटा वो कांस्टेंट होती है। ये दो कंडीशन तुमको याद रखनी है। और मैं तुमको बता दूं बेटा कि सीरीज और पैरेलल कनेक्शन को ढंग से समझकर चलना, क्योंकि आप लोग जब प्रैक्टिस करोगे या नीट का पेपर देखोगे तो तुम देखोगे कि सीरीज और पैरेलल कनेक्शन पे एक क्वेश्चन पक्का आएगा। क्यों मैं इतना कॉन्फिडेंस से क्यों बोलता हूं, क्योंकि बेटा सिंपल सी बात है कि सीरीज और पैरेलल कनेक्शन आप लोगों के तीन जगह देखने को मिलते हैं क्लास 12th के टॉपिक्स में। पहला कैपेसिटर, रेजिस्टेंस और इंडक्टर्स, तीनों में सीरीज और पैरेलल आता है। तो चांसेस होते हैं कि एक क्वेश्चन आने के पूरे चांस है, हर साल आया है आप देखना, तो इसीलिए इसको अच्छे से करना। और जब मैं आप लोगों को 3 वीडियोस पढ़ाने के बाद, मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी की जो कंप्लीट थ्योरी है वो 3 वीडियो में करा दूंगा, यानी 3 लेक्चर में कंप्लीट थ्योरी एनिमेशन के साथ पढ़ा दूंगा, और अगले 2 से 3 लेक्चर में आप लोगों को प्रैक्टिस कराऊंगा। तो बेटे तुम लोग ना मेरी प्रैक्टिस के क्वेश्चंस को ध्यान से करना, क्योंकि वो क्वेश्चन अच्छे होंगे और आपको काफी कुछ सिखा कर जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज क्लियर है। चल आगे मेरी बात आती है, यहां पर मैं कुछ एनिमेशन की मदद से आप लोगों को दिखा देता हूं, ताकि ना वो समझ आ जाएगा सब कुछ और मजा आ जाएगा। तो इतने पानी वानी पी लो, इतने हमारी फाइल खुलेगी। ये सारी चीजें हमने कल पढ़ ली थी और वो पढ़ने के बाद ही आगे चल रहा हूं। ओम्स लॉ भी हमने देख लिया था, रेजिस्टेंस के बारे में सारा पढ़ लिया था, ये रिलेशन सारी डिवाइसेस, ओमिक कंडक्टर, नॉन ओमिक कंडक्टर भी हमने पढ़ लिया था। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कॉल्ड व्हाट बेटा, हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है यहाँ पर कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि आपके जो रेजिस्टेंस है वो दो तरह से कनेक्ट होते हैं जनरली। एक होता है आपका रेजिस्टेंस इन सीरीज। रेजिस्टेंस इन सीरीज में कंडीशन क्या है, डायग्राम को देखेंगे सिर्फ, आपके पास एक बैटरी है और उस बैटरी से आपने 3 रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रखे हैं, और उन रेजिस्टेंस को ध्यान से समझो। आपके ये तीनों के तीनों रेजिस्टेंस जो है बेटा, ये तीनों में जो बहने वाला करंट है वो करंट हर किसी में सेम अमाउंट के साथ प्रवाहित कर रहा है। यहाँ पे भी आई है, यहाँ पे भी आई है, यहाँ पे भी आई है। तो जिन जिन रेजिस्टेंस में करंट सेम जाता है वो रेजिस्टेंस सीरीज रेजिस्टेंस कहलाती है। अगर मान लो टोटल पोटेंशियल V है, तो पहले वाले रेजिस्टेंस के अगेंस्ट जो पोटेंशियल डेवलप होगा या पोटेंशियल का लॉस होगा, ये जो पोटेंशियल है ये क्या है, ये बताता है लॉस इन एनर्जी। ये वाला पोटेंशियल आपको बताता है बेटे कितनी एनर्जी का लॉस हो रहा है,
और ये वाला पोटेंशियल आपको बताता है कि कितनी अवेलेबल एनर्जी, इनिशियल एनर्जी कितनी है बॉडी के अंदर। जिस एनर्जी की वजह से करंट दौड़ रहा है वो ये है, और कितना रोक रहा है, रोकने वाली एनर्जी वो ये है। इसके अगेंस्ट एनर्जी लॉस होती है जिसको पोटेंशियल कहते हैं, वो V2, और इसके अगेंस्ट होती है V3। तो आप ध्यान से देखो कि टोटल एनर्जी 3 जगह जाके लॉस हो गई। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो ये कंडीशन है आपकी सीरीज रेजिस्टेंस की। चलो इसको मैं दिखा देता हूं आप लोगों को, तो आपको भी चीजें अच्छे से समझ आती रहेंगी। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, हुआ क्या, मैंने आप लोगों को कहा कि तीनों के अंदर कंडीशन क्या है। आप लोगों को याद रखना है कि आप लोगों का करंट हमेशा सेम रहेगा, और नेट पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल क्या होता है, तीनों का सम होता है। आपको पता ही है, ये तो मैं बता चुका हूं। ओम्स लॉ की मदद से मैं ये जानता हूं कि V इज इक्वल टू IR है, यानी जब करंट सब में सेम है, सेम करंट का मतलब समझते हो, कांस्टेंट करंट है बेटा। अगर करंट सब में कांस्टेंट है तो आप लोगों का पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। हुआ कि नहीं हुआ? आपने कहा बिल्कुल हुआ, ये लिखा। उसके बाद आप लिख सकते हो यहां पर 3 रेजिस्टेंस थी डायग्राम के अंदर, ध्यान से देखना, बहुत प्यारी बात लिखवा रहा हूं, डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं। 1, 2 और 3। यहां पर आपकी एक बैटरी थी, जैसा कि आपको पता है। तो यहां पर जो आ रहा था V1, V2 और V3, इसकी वैल्यू थी मान लो R1, R2 और R3। तो जो बेटा V1, V2, V3 की रेशियो होगी ना, वो और कुछ नहीं होगा, वो R1, R2, R3 के रेशियो के बराबर होगा। तो क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने को मिलेंगे यहाँ पर, आप देखना, बहुत मजा आएगा। ठीक है, चलो अभी मेरी बात आती है, ध्यान से सुनो, एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये आप लोगों का है 6 वोल्ट का, और ये रेजिस्टेंस है 1 ओम, ये रेजिस्टेंस है 2 ओम, ये रेजिस्टेंस है 3 ओम। तो तुम देखोगे यहाँ पे जो वोल्टेज डेवलप होगा 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट ही डेवलप होगा। मुझे उम्मीद है रेशियो सॉल्व करनी आती है। ठीक है, चलो आगे मेरी बात आती है बेटे यहाँ पर कि नेक्स्ट पॉइंट अपना क्या कहता है, जब दो रेजिस्टेंस को हम लोगों ने सीरीज में कनेक्ट करा, समझ आ रहा है? तो आप लोगों का ये डायग्राम है, दो रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट है, R1 और R2 है, एक बैटरी है V वोल्टेज की, उसमें से करंट I दौड़ रहा है जैसा कि आपको दिख रहा है। तो आप देखेंगे कि जो आप लोगों का V1 होगा और V2 होगा उसका वैल्यू क्या है। डेरिवेशन मैं नहीं दे रहा क्योंकि क्रैश कोर्स है, पेपर में डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना बहुत जगह काम आता है और जल्दी जल्दी काम करना होता है। जब आप लोग V1 की बात कर रहे हैं बेटा, तो V1 के वैल्यूज को आप लोग देखेंगे, और कितना आ रहा है तुम्हारा V1 का वैल्यू, V1 का वैल्यू तुम्हारे पास V इंटू R1 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक इसी तरीके से V2 कितना आएगा बेटा, अरे सिंपल है ना यार, यहाँ V1 है, यहाँ R1 है, यहाँ V2 है, यहाँ R2 है, नीचे तो दोनों है ना, देख लो सेम है। समझे, जरूरी है, इसीलिए ध्यान रखना। क्लियर है? अब मैं एक और आसान बताता हूँ इसी को। एक बात बताओ, जल्दी बताना, अगर इसकी वैल्यू R1 है, ये R2 है और ये B है, क्या मैं यहां से लिख सकता हूँ बेटे? क्या मैं यहां से लिख सकता हूं I इक्वल्स टू V अपॉन R1 प्लस R2? हाँ, टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड करंट। और मैं यहां से लिख सकता हूं बेटा V1 का वैल्यू क्या है, I इंटू R1 है, I की वैल्यू क्या है, V अपॉन R1 प्लस R2, देख लो, इंटू R1। ठीक इसी तरीके से V2 करें। समझे? कोई बड़ी बात नहीं है, बट याद रखना छोटी सी बात है ये। आगे मेरी बात आती है बेटा यहाँ पर, ये रिलेशन पढ़ाने के बाद आगे चलते हैं, और इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो आती है, नेट रेजिस्टेंस आपके पास आती है जो, वो सभी रेजिस्टेंस से बड़ी होती है। ये इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, लास्ट पॉइंट जो लिखा है कि नेट रेजिस्टेंस सीरीज कनेक्शन में सभी रेजिस्टेंस से बड़ी होती है। 10th क्लास का पॉइंट है ये। आगे बात आती है बेटे पैरेलल कनेक्शन की। डायग्राम से समझाता हूं। आपके पास ये बैटरी है V वोल्टेज की, आप देखो कि करंट जा रहा है I, और ये करंट 3 में डिवाइड हो गया, I1, I2 और I3। हाँ, जब करंट डिवाइड होता है ना, तो वो तीनों रेजिस्टेंस पैरेलल होती है। और बेटे पैरेलल के केस में क्या आ रहा है, वोल्टेज तीनों में सेम है बट करंट डिवाइड है, इसको कहते हैं पैरेलल कनेक्शन। आपको पता भी होगा
तो अब इनकी रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं, कैसे आती हैं, कैसे कैसे चलते हैं, मैं जरा वो सिखा देता हूं आप लोगों को। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, सबसे पहली बात तो मैं यही बता दूं कि लास्ट वाले पेज पर, एक मिनट, कौन गया यार, हाँ बेटा ये रहा, इस पे देखते हैं 2 मिनट कि आप लोगों का ये जो है इसके अंदर नेट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं। फॉर्मूला आपको पता है ना, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये आर नेट निकालने का फॉर्मूला है, 1/R नेट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। क्वेश्चन आपसे काम में आता है। उसके बाद मेरे पास बात आती है बेटा यहाँ पर कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों को पता होने चाहिए, वो पीपीटी की मदद से समझा ही रहा हूं मैं। सबसे पहला पॉइंट आपके पास यहाँ पर आता है, दैट इज कॉल्ड कि वोल्टेज जो कनेक्ट है सारे रेजिस्टेंस में कैसा वोल्टेज होगा, इक्वल वोल्टेज होगा। करंट तीनों के अंदर डिवाइड होगा, वो मैंने आपको बता दिया। ओम्स लॉ क्या कहता है, वोल्टेज इक्वल है, करंट डिवाइड हो रहा है। क्या मैं लिख सकता हूं, I इज इक्वल्स टू नेट वोल्टेज अपॉन नेट रेजिस्टेंस। ये आरपी क्या है, नेट रेजिस्टेंस है। I1 क्या हो गया, V अपॉन R1, अरे V अपॉन R ओम्स लॉ, I2 V अपॉन R2, I3 V अपॉन R3। ये डेरिवेशन करके दे रहा है। नो नीड टू गो विद द डेरिवेशन, बिकॉज डेरिवेशन आप लोग पहले पढ़ चुके हो, अभी तो कंसेप्ट पढ़ रहे हो। ये फॉर्मूले लिखे हैं, ध्यान से देख लो, वो निकाल दे, ठीक है। चलो, तो आपको समझ में आ रहा है ये क्या है, ओके। आगे कुछ पॉइंट आते हैं। अगर आपके पास पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस है तो वोल्टेज सेम रहता है, करंट डिवाइड हो जाता है। तीसरा पॉइंट आप लोगों को क्या कह रहा है यहाँ पर कि जो आपके रेजिस्टेंस में करंट आ रहा है उनका रेशियो कैसे चलता है, सेम है। यहाँ I1 यहाँ I2, R1 और R2, तो I1 इज टू I2 इज टू I3 की मैं बात करूं तो उनका रेशियो किसके बराबर होता है। वहां पे क्या था, वहां तो सेम था, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर था। यहां वोल्टेज कांस्टेंट है, ध्यान से देखो, यहां पर क्या है बेटा, वोल्टेज कांस्टेंट है। और जब आपका वोल्टेज कांस्टेंट है, क्या आप लिख सकते हो यहां पर I इज इक्वल्स टू V अपॉन R, या I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R, यानी I1 अपॉन I2 अपॉन I3 क्या होगा, 1 अपॉन R1 अपॉन दिस। तो उसी रिलेशन से यहां पे लिखा है, आपको ना समझ आनी चाहिए, छोटी छोटी बातें, ठीक है बेटा। अगला पॉइंट आपको क्या कहता है यहां पर, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। आपके पास क्या हो गया, हाँ आ गया। अगर I1 निकालना है इन दोनों रेजिस्टेंस में, जैसे I1 की वैल्यू निकालनी है, सेम है I1 इंटू R1, क्यों रेजिस्टेंस उल्टा है ना, हाँ, टोटल करंट इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, सेम मेथड सेम सब कुछ है, कुछ भी अलग नहीं है। और यहाँ पे ये फॉर्मूला है, ठीक है। आया कैसे, जरा उसको देखना चाहो तो देख लो। मैंने तुम्हें कहा बेटा एक बात बताओ, तुम यहाँ पे करंट को डिवाइड कर रहे, आपने कहा ठीक है सर कर रही है, क्या मैं लिख सकता हूं कि आप लोगों का टोटल करंट जो आपने डिवाइड किया है वो दोनों में डिवाइड किया है, R1 और R2 में। आपने कहा ठीक है। अगर आपने टोटल करंट को डिवाइड किया है बेटा, तो आप लोगों के पास क्या बच रहा है, आपने कहा पर यूनिट करंट आप यहां से निकाल रहे हो, मैं डेरिवेशन पे नहीं जा रहा, मैं तो कंसेप्ट समझा। टोटल करंट को दोनों में डिवाइड कर दिया और आपने कहा ठीक है कर दिया। अब निकालना किस में है, आपको मान लो इसमें निकालना है, क्या जा रहा है, लेकिन आपको पता है बेटा कि जब आप इसमें निकालने वाले हो तो तुम लोगों का करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल जा रहा है, उल्टा जा रहा है। तो तुम लोगों को अगर इसमें निकालना है तो उल्टे वाले रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर तुमको बेटा इसमें निकालना है तो टोटल जो तुम्हारा करंट दो में डिवाइड हो रहा था उसको उल्टे वाले रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज दिस। तो ये याद करने का एक छोटा सा तरीका है, अगर आप डेरिवेशन करना चाहते हो तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। नेट रेजिस्टेंस निकाल के वोल्टेज अपॉन दिस करके आराम से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। करके दिखाऊं क्या, या कर ही देता हूं, कई बच्चे दुविधा में फंस जाएंगे, नहीं तो मैं कर ही देता हूं, 1 मिनट रुको मैं कर देता हूं। हाँ ये रहा, यहां कर रहा हूं, छोटी सी बात है, ध्यान देंगे।
तुम्हें मैंने कहा बेटा कि आपको पता है नेट रेजिस्टेंस किसके बराबर होगा, मैंने कहा भाई R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। कैसे आया, 1/R1 प्लस 1/R2 वाले फॉर्मूले से ही आया। आर नेट आ गया। आपको पता है बेटा यहां पर टोटल करंट क्या होता है, V अपॉन आर नेट। आपने कहा ठीक है सर, V अपॉन आर नेट की वैल्यू मैंने यहां से डाल दी और आपका काम यहां से हो गया। आपने कहा ठीक है। अगर आप मेरी बात को समझो तो आप यहां से लिख सकते हो कि आपके वोल्टेज की वैल्यू क्या है, R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2 इंटू में I। हाँ सर बेसिक है, ये आ गई आपकी वोल्टेज की वैल्यू। क्या तुम यहां से लिख सकते हो मेरा बेटा कि तुम लोगों का वोल्टेज आने के बाद वोल्टेज कितना आया, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू I। अब आपको पता है कि आपका I1 कितना होगा, आपने लिखा V/R1। हाँ तो V/R1 की जगह पुट कर दो ना, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू I इंटू में 1/R1। R1 से R1 काटा, फॉर्मूला क्या बचा, IR2 अपॉन R1 प्लस R2। तो ये क्या हुआ, ये आप लोगों का हुआ पैरेलल कनेक्शन में आने वाले करंट की वैल्यू। इसलिए याद रखना बहुत जरूरी है, हल्के में मत लेना, ठीक है। 4 तो वही लिखी हुई है यहाँ पर, ठीक इसी तरीके से I2 की वैल्यू लिखी है, वो सब आपको आई गए। आगे मेरे पास आता है कि जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होती है वो कम हो जाती है, यानी आरनेट जो है, ये लिख लो पॉइंट मेरे बेटा, साथ के साथ लिख लो इसको आप लोग। यहां पर जो आपका आरनेट है वो R1 R2 R3 से भी कम होगा, R1 R2 एंड सो ऑन से भी कम होने वाला है, यानी सबसे कम रेजिस्टेंस आपको आरनेट मिलेगा, ठीक है। फाइनल सबसे छोटी से भी कम हो जाता है। चल ये लिख लिया। आगे मेरी बात आती है, यहां पर कुछ पॉइंट और डिस्कस कर देता हूं। इफेक्टिव रेजिस्टेंस लीस्ट से भी कम होता है, एंड आइडेंटिकल रेजिस्टेंस अगर आपके पास कनेक्टेड है, यानी आपके पास मेरा बेटा एक जैसे बहुत सारे रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, ऐसा मैं साथ के साथ लिखवा रहा हूं, ध्यान देना। अगर आपके पास आर रेजिस्टेंस के ऐसे ऐसे कनेक्शन है, मान लो ये ऐसे करके एन कनेक्शन है, तो आपके पास नेट रेजिस्टेंस क्या होगा, 1/R नेट इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R एंड सो ऑन चलता रहेगा, एन टाइम्स तक चल रहा है। तो आर एन क्या होगा बेटा, यहां पर आपने कहा 1/RN हो गया N/R, यानी नेट रेजिस्टेंस कितना हो गया, R/N हो गया, ठीक है। तो यही चीज ऊपर लिखी है, आप लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट जल्दी ले सकते हो कि आया कैसे, इंपॉर्टेंट है, हल्के में मत लेना कुछ भी। चलो, और एक चीज पसंद आए ना लाइक करना यार, बड़ी मेहनत लगती है ये बनाने में। भाई कम टाइम में कितना ज्यादा पढ़ा रहा हूं मैं आपको, वरना 1 घंटे में एक ही टॉपिक होता है, यहाँ तो डेरिवेशन के साथ भी ज्यादा ज्यादा हो रहा है। चल अभी बात आती है बेटा, ध्यान दो। अगर n वायर्स जिनकी रेजिस्टेंस R है और वो पॉलीगन में कनेक्टेड है, पॉलीगन में कनेक्टेड है n रेजिस्टेंस, तो दो एडजेसेंट कॉर्नर के बीच की रेजिस्टेंस कितनी है, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन एंड नीट लेवल का क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना क्या कह रहा है, मैं इसको उसी में पढ़ा देता हूं, रुको। हाँ ये रहा, ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन कह क्या रहा है तुमसे। तुम्हें बोला जा रहा है बेटा कि तुम्हारे पास पॉलीगन है। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आता है पॉलीगन क्या होते हैं, एनी क्लोज्ड फिगर, कोई भी जो तुम्हारे पास क्लोज्ड फिगर है उसको पॉलीगन कहते हैं, ठीक है। मैंने कहा मान लीजिए तुम्हारे पास बेटा एक स्क्वायर है, स्क्वायर क्या है, एक पॉलीगन है, ये तुम्हारे पास एक स्क्वायर है और ये एक पॉलीगन है। स्क्वायर के अंदर 4 तारे हैं, आर 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 आर, और आपको बोला गया कि इसके और इसके बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस बताओ। तो आपको पता है कैसे होगा, ये 3 जो है ये तो सीरीज में है, क्योंकि 3 में तो करंट सेम जा रहा है, और ये वाली पैरेलल में है। क्या मैं इस सिस्टम को ऐसा बना सकता हूं, ऊपर आ गई 3R, नीचे आ गया R, यहां से जा रहा है यहां पे आ रहा है। आपने कहा ठीक है। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, 1/R इज इक्वल्स टू में 1/R प्लस में 1/3R, 3R स्क्वायर अपॉन 4R, यानी 3/4 ऑफ R आ रहा है। सॉल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा आर नेट का वैल्यू। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना मेरे बेटे, कोई आनी नहीं चाहिए, बच्चों वाली चीज है।
तो ये है क्या, अगर ध्यान दो तो साइड कितनी थी, 4, 1 2 3 4, बस अभी मूवी का टाइम नहीं है। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा अगर आप लोगों को नेट रेजिस्टेंस निकालना है तो नीचे तो 4 आ रही है, 4 नहीं अभी मान लो एन साइड है 5 6 7 8 जितनी मर्जी हो, तो साइड तो पूरी आ रही है, ऊपर एक कम आ रहा है, ऊपर एक कम आ रहा है यार, और डेरिवेशन के अकॉर्डिंग फॉर्मूला बन गया दिस, ये रहा, आया ना मित्रों, बहुत जरूरी है, हल्के में नको लेने का, काफी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है बेटा। तो ये भी हो गया। अब यही चीज वहां लिखी हुई है, वो देख लो, ये रही इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितनी होगी दो एडजेसेंट कॉर्नर के बीच की, दैट इज n-1/n/r, क्लियर है। अगर एंड रेजिस्टेंस सीरीज और पैरेलल कनेक्शन में कनेक्टेड है, मतलब रेजिस्टर है आपके पास और एन रेजिस्टेंस है सेम वैल्यू के, उनको सीरीज में कनेक्ट करा और उनको पैरेलल में भी कनेक्ट करा, तो दोनों का रेशियो कितना होगा n²। ये छोटे छोटे क्वेश्चन ना नीट में आते हैं, इसलिए बता रहा हूं, ठीक है। चल अभी मेरी बात आती है बेटे, ये मैंने आपको कल ही पढ़ा दिया था स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बारे में, बट एक टॉपिक अपना रहता था टेम्परेचर कॉफिशिएंट, बता चुका हूं, अभी तो समझाया थोड़ी देर पहले, पीपीटी पे दिखा देता हूं, ठीक है। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कल मैंने आप लोगों के साथ पूरा डिस्कस कर लिया था, नाउ ये सारे पॉइंट्स भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिए थे, काम आने चाहिए आप लोगों के हर एक चीज, ठीक है। चलो आगे मेरी बात आती है बेटे यहां पर कि ये भी क्लियर हो गया था, और कंडक्टिविटी भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया था, और ये सारे पॉइंट कल डिस्कस करे थे, याद है क्या। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे लगा था वो ये था, ये लास्ट वाला सबसे इंपॉर्टेंट लगा था मेरे को, आपको पता होना चाहिए, अगर डाउट आता है ना तो कमेंट में मेंशन करो ना, मैं किस लिए हूं भाई, मैं समझाऊंगा आप लोगों को और खुशखबरी दूंगा थोड़ी देर में, तो सुनना अभी मजा आएगा तुमको सुन के, खुशखबरी क्या है, बस मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, पसंद आ रही है तो शेयर करना बस, ठीक है। चलो अभी मटेरियल की क्लासिफिकेशन भी हमने पढ़ ली थी कि कंडक्टर्स होता है, रेजिस्टर्स होता है, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स, ये सब हमने पढ़ लिया था, कल पढ़ लिया था। अब मेरी बात आती है बेटा यहां से, 1 मिनट का पेशेंस करना है यार, वो दिखा नहीं मेरे को, कहां गया, या तो अगले पेज पे होगा तो वो भी ऐड कर देता हूं। चल ये पूरा पढ़ा दिया था ना कल, अब मेरे पास बात आती है बेटा, 1 मिनट पेशेंस में फाइल ऐड कर दूं। हाँ तो नेक्स्ट टॉपिक मेरे पास आता है, दैट इज कॉल्ड टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, जिसके बारे में ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूं, होता क्या है टेम्परेचर कॉफिशिएंट, वो सारी चीजें पढ़ा चुका हूं, आप लोगों को पता भी है कि चेंज इन रेजिस्टेंस किसके प्रोपोर्शनल, ओरिजिनल रेजिस्टेंस के, मैंने पहले बोला कैसे आ रही थी वो सब समझ आ गया था, चेंज इन रेजिस्टेंस टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल आता है, और उसके बाद जब दोनों को कंबाइन करूंगा तो चेंज इन रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर इंटू टी, लिख दिया। अगले पेज पे चलता हूं, उससे पहले आपको ये चीजें समझ में आई कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जब साइन हटाते हैं बेटा तो आप लोगों को अल्फा मिलता है, ठीक है। चलो एक बारी मेरे को अच्छा लगा ये देखने में, इसीलिए मैं आप लोगों को दोबारा से ये दिखा देता हूं कि मैं वैसे ही, कि आप लोगों को पता है कि आपका जो चेंज इन रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होता है, दैट इज कॉल्ड ओरिजिनल रेजिस्टेंस। चेंज इन रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर होता है, दैट इज कॉल्ड टी। दोनों को कंबाइन करूंगा तो क्या आएगा, आर नॉट इंटू टी। और इसी के साथ बेटा अगर मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाता हूं तो एक कांस्टेंट लगाना होता है, वो कांस्टेंट क्या कहलाता है तुम लोगों का, अल्फा टेम्परेचर कॉफिशिएंट, जिसके बारे में आपको ये सारी चीजें पता भी हैं। तो इसी तरह के कंटेंट से जुड़ना है तुम्हें तो श्रेष्ठ एकेडमी पर डेली क्लासेस अटेंड करो और नीट क्रैश कोर्स में पढ़ाई करो, क्योंकि इस बार पक्का पार, ठीक है। तो ये सब पढ़ा दिया ना। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, डेफिनेशन की बात आती है कि टेम्परेचर कॉफिशिएंट को डिफाइन कैसे किया जा सकता है, बहुत इजी है, पहले तो फॉर्मूला ही बना लो, आपको पता ही है, पीछे वाले से लिख सकते हो, चेंज इन रेजिस्टेंस अपॉन आर नॉट इंटू टी इज इक्वल टू अल्फा। अब डेफिनेशन को यहां से बनाओ, क्या लिखा है, टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ
एट 0 डिग्री सेल्सियस पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। चेंज इन रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट किसके बराबर है, कितना इंक्रीज हो रहा है रेजिस्टेंस में ड्यू टू ओरिजिनल रेजिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल रेजिस्टेंस, और चेंज इन टेम्परेचर यूनिट रखना है। इन्होंने 0 डिग्री सेल्सियस पर डिग्री सेल्सियस लिया हुआ है, मतलब 0 डिग्री इनिशियल है और 1 डिग्री आपने बढ़ा दिया, ये यूनिट है, ये यूनिट है, वो यूनिट है, तो अल्फा। कल बताया था मैंने, सारी चीजें आपको आनी चाहिए। आगे मेरी बात आती है बेटा ऐसा यूनिट क्या है इसकी, पर डिग्री सेल्सियस या पर डिग्री केल्विन। आपको याद होना चाहिए ऑल्सो किसी भी टेम्परेचर पर आप रेजिस्टेंस को कैसे दे सकते हैं, नीचे वाले फॉर्मूले से दे सकते हैं। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। 4 ये सारी चीजें पढ़ा दी थी। अभी अगला टॉपिक आता है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। मेटल्स टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करती है उसकी रेजिस्टिविटी। मैंने आपको बताया मेटल्स की रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ इंक्रीज करती है, जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ है। अगर मैं ग्राफ की बात करूं तो देखो टेम्परेचर और रेजिस्टिविटी का ग्राफ मेटल के लिए कैसे वेरी करता है, ऐसे वेरी करता है। क्लियर है? चलो, तो इसके लिए अल्फा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। आपको एनसीईआरटी में ये दे रखा है इसलिए इंपॉर्टेंट है, आपके नीट में क्वेश्चन पूछ सकता है, हल्के में मत लेना, बहुत काम आएगा। ठीक है, चल अगले पर चलते हैं बेटा। उन मटेरियल्स के लिए, मेटल्स के लिए थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस पॉजिटिव होता है, ये रहा पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। एग्जांपल सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, स्टील, आयरन, सारे। ठीक है, आगे अगर बात करूं मैं, अगला आता है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर के लिए आपका जो रेजिस्टेंस है टेम्परेचर के साथ कम होता है। सेमीकंडक्टर ओम्स लॉ को कभी फॉलो नहीं करता, मैंने बताया था। तो ओम्स लॉ को कभी फॉलो नहीं करता तो उसका रेजिस्टेंस कम होता है, क्योंकि बेटा इसका अल्फा नेगेटिव होता है। ये डायग्राम के साथ तुम लोगों ने देखा तो अल्फा कैसा है बेटे, इसका अल्फा है आप लोगों का नेगेटिव, ये यार। तो ये चीज लिख लो, इंपॉर्टेंट है। उन मटेरियल्स में नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, जिसको एनटीसी भी कहते हैं कई बारी। मेटल्स में पीटीसी, इसमें एनटीसी। एग्जांपल के तौर पे आप लोगों के कौन से सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम आर्सेनाइड्स, और ये दुनिया भर के सेमीकंडक्टर यूज हो रहे हैं। आप पढ़ोगे ना चैप्टर में बेसिक, ये सब आना चाहिए ना, लिख लो जल्दी जल्दी से। आगे मेरे पास आता है नॉन मेटल्स या एलॉय। अब एलॉय मैंने आपको कल भी पढ़ाया था कि अगर आपके पास नाइक्रोम और मैंगनीन है तो उनकी लार्ज रेजिस्टिविटी होती है, बट टेम्परेचर कोफिशिएंट बहुत कम होता है। क्यों भाई? नाइक्रोम की मैं बात करूं या मैंगनीन की बात करूं तो हीटर में जो कॉइल होती है ना, जो हीटर नहीं होता हाथ सेकने वाला, उनमें जो कॉइल होती है वो होती है वो, उनमें तो इतना तापमान होता है कि पापड़ सेक लो होता है। घर बनाने में चाय भाई सब, सर्दियों में तो मैंने कई जगह जुगाड़ देखे हैं, हाथ भी सेक रहे होते हैं और चाय भी उसी पे बन जाती है। क्यों? अगर उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट बड़ा हो गया तो वो तो हाई टेम्परेचर पे फैल जाएगी, और रायता अगर फैल गया तो दिक्कत कर जाएगा ना, पिएंगे कैसे? इसलिए उनको फैलने से रोकना है। तो तुमको क्या करना है बेटा, उनको गर्मी तो देनी है, रेजिस्टिविटी तो हाई होगी जब भी टेम्परेचर के साथ गर्मी पैदा करेगा, लेकिन अल्फा कम होना चाहिए क्योंकि उनको बढ़ाना नहीं है, वो अपनी शेप में रहे, तो बहुत कम होता है। क्लियर है? इसीलिए उनको हम किस लिए यूज करते हैं, वो यहां पर लिखा है, रजिस्टर्स बनाने में यूज किया जाता है। और देखो इसका ग्राफ कैसे वेरी कर रहा है, बहुत कम वेरी कर रहा है। मैंगनीन का ग्राफ कैसा है, ऐसा है। आगे चलते हैं बेटा, कुछ पॉइंट आप लोगों के लिए लिखे हुए हैं, ध्यान से सुनेंगे। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है मेटालिक कंडक्टर्स का, तो आप लोगों का रेजिस्टेंस जो होता है मेटल के लिए बढ़ जाती है और सेमीकंडक्टर के लिए कम हो जाती है। किन्हीं ओमिक रेजिस्टर्स की मैं बात करूं तो करंट वोल्टेज दो अलग अलग टेम्परेचर पे इस तरह की दे रखी है, देखो ध्यान से देखना। ओमिक रेजिस्टेंस के लिए आप लोगों को वोल्टेज और करंट का ग्राफ दो टेम्परेचर पे अलग अलग दे रखा है। अगर आप लोग ग्राफ को ध्यान से सुन रहे हो तो जरा क्लियर करना कह क्या रहा है ग्राफ के अंदर। बेटा तुम लोगों को बोला गया है इस टेम्परेचर पे यानी T1 टेम्परेचर पे आप लोगों का करंट ज्यादा है, और T2 टेम्परेचर पे ध्यान से देखो करंट कम है ना? आपने कहा है यार, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहां से दो तीन चीजें निकल कर आएंगी। मैंने आप लोगों को कल भी बताया था, अगर आप tan θ1 लेते हो तो tan θ1 का फॉर्मूला आएगा I/V, और वही आपको पता है कि I/V किसके बराबर होता है, 1/R1 के। हाँ, और 1/R1 क्या है, कंडक्टेंस। यानी आपको समझ में आ रहा है कि आप लोगों का टेम्परेचर पर कंडक्टेंस G1 जो है वो ज्यादा होने वाली है। ठीक इसी तरीके से tan θ2 क्या होगा, I/V, ये 1/R2 के बराबर होगा।
और ये किसके बराबर है, जी। मैं लिख सकता हूं भाई ऊपर वाले आई की वैल्यू ज्यादा है, तो टेन थीटा वन टेन थीटा टू से बड़ा है, यानी G1 जो है वो G2 से बड़ा है। आपको क्लियर हुआ? यानी आप क्या कह रहे हैं, यानी आप क्या कह रहे हैं, अगर मैं तुमसे पूछना चाहूं तो बताओ कौन सा टेम्परेचर बढ़ा, कौन सा टेम्परेचर बढ़ा है? तुमने कहा भाई मेटल्स के केस में अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाता हूं तो रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। तो मैंने कहा यहां तो रेजिस्टेंस उल्टा है, यहां तो कंडक्टेंस बढ़ रहा। अगर कंडक्टेंस ज्यादा है यानी टेम्परेचर कम है ना, ऑब्वियसली है। तो मैं लिख सकता हूं कि T1 जो है वो T2 से छोटा होने वाला है हर हालत में। एक छोटा सा क्वेश्चन और कंसेप्ट आप लोगों के साथ डिस्कस करा, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। ले लिया? आगे बात आती है बेटा, यहां पर जो मैंने तुम्हें समझाया वो यहां पर लिखा हुआ है कि रेजिस्टेंस किसकी बड़ी होने वाली है, R2 बड़ा होगा R1 से, और अगर R2 बड़ा है तो मैंने कहा T2 बड़ा होगा T1 से। वही चीज मैंने आप लोगों को बताई, ये क्लियर होनी चाहिए हर हालत में। अभी बात आती है उसी ग्राफ से मैं लिख सकता हूं कि टेन थीटा वन जो था वो 1/R1 था, टेन थीटा टू क्या था, 1/R2। दोनों का रेशियो क्या होगा, R2/R1 लगा दिया। ठीक है बेटे, ये छोटी सी चीज मैंने इस ग्राफ से आपको समझाई है। क्वेश्चन आपको दे रखा है रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, क्रॉस सेक्शन, टेम्परेचर, लेंथ, या सब पे। करो 10 सेकंड का समय देता हूं, चेक करना। 10 9 8 7 6 5 और ये 4 3 2 और ये 1, दैट्स ओवर। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन चेक योर आंसर। मैंने आपको पहले ही बोला रेजिस्टेंस डिपेंड करता है डायमेंशन पे, कल समझाया था। रेजिस्टिविटी नहीं करती, वो कांस्टेंट रहती है। ठीक है, चल नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन अगला क्वेश्चन, इंक्रीज इन द टेम्परेचर के साथ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मेटल्स की कैसी रहती है, बढ़ जाती है, कम होती है, कोई चेंज नहीं करता, या नन ऑफ द अबव। और ये 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और ये एक, दैट्स ओवर लेडीज एंड जेंटलमैन। कंसंट्रेशन ऑन द बोर्ड, और ये आपके सामने आंसर आता हुआ। जैसा कि आपको पता है मेटल के लिए पीटीसी पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है जिसके कारण बढ़ जाती है। क्लियर है? नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन कम टू द अनदर क्वेश्चन, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर कैसा होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, या ए और बी कोई भी? जल्दी 10 9 8 7, ज्यादा हो गया, 6 5 4 3 2 एंड 1। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन हैव अ कंसंट्रेशन ऑन द बोर्ड। आपको सबको पता है यार, कंडक्टर्स के लिए पॉजिटिव, सेमीकंडक्टर के लिए नेगेटिव, इंसुलेटर के लिए जीरो, मतलब ये याद रखना। चल अभी बात आती है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बहुत अच्छे से मैं आपको समझाने वाला हूं, दैट इज कॉल्ड कलर कोडिंग। हैव अ कंसंट्रेशन, 5 मिनट में ओवर हो जाएगा क्योंकि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन की मदद से बहुत अच्छे से समझ आने वाला है। बेटा ध्यान से सुनना, कलर कोडिंग है क्या, होता क्या है, मार्केट में जो रजिस्टर तुम लोगों को मिलते हैं वो, एक होता क्या है बेटा, मार्केट में जो रजिस्टर तुम लोगों को मिलते हैं वो रजिस्टर ऐसे सिंपल तार की शेप में नहीं आते, वो रजिस्टर एक डिवाइस की फॉर्मेट में आते हैं और उस डिवाइस पे ऐसे कलर के बैंड बने होते हैं। उन्हीं कलर के बैंड से हम पहचानते हैं कि उस रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होता है। तो ये एक प्रैक्टिकल कंसेप्ट है जो आप लोगों को मार्केट में देखने को मिलेगा। जब आप किसी भी दुकान पर रेजिस्टर्स को खरीदने जाएंगे तो तुम लोगों को इसको यूज करना पड़ेगा, तो हल्के में मत लेना। सबसे बड़ी बात, नीट में क्वेश्चन आया 2018-2020 में, इसका क्वेश्चन आया, तो हल्के में नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नाउ लेट्स स्टार्ट लेडीज एंड जेंटलमैन। आपको एक रेजिस्टेंस दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, इस रेजिस्टेंस में सबसे पहली पट्टी लाल है, फिर व्हाइट है, फिर आप लोगों को समटाइम्स ग्रीन टाइप की कुछ दिखा रखी है, फिर पर्पल है। इन पट्टियों का मतलब क्या होता है, हर रेजिस्टेंस में 4 पट्टी तुम लोगों को देखने को मिलेगी। तो पट्टियों का मतलब समझते हैं, ये एक रेजिस्टर तुम लोगों को दिखा रखा है यहां पर। डिफरेंट पट्टी जो होती हैं वो अलग अलग सिस्टम आप लोगों को यूज करती हैं, यहां पर सारी चीजें आप लोगों को दिखा रखी है। हम बात करते हैं अगर, तो ये 4 पट्टी जो है, पहला बैंड, दूसरा बैंड, दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लायर कलर बैंड एंड दिस इज कॉल्ड टॉलरेंस कलर बैंड। आई विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग कि इसका मतलब क्या होता है।
अगर मैं पहले कलर बैंड की बात करता हूं तो ये होती है पहली डिजिट। रेजिस्टेंस को लिखने में जो फर्स्ट डिजिट आती है वो पहली डिजिट होती है आपकी ये पहला कलर बैंड। दूसरे कलर बैंड की मैं बात करूं तो ये होती है सेकंड डिजिट। तीसरे कलर बैंड की मैं बात करूं तो ये कहलाता है आपका मल्टीप्लायर। इसका मतलब क्या है अभी समझ में आएगा, बस तुम याद रखना। चौथा कलर बैंड जो होता है इसको कहते हैं कितना टॉलरेट कर सकते हो तुम। जैसे मैंने कहा कि 25 इंटू 10 की पावर 2 ओम का रेजिस्टेंस है। अब वो जरूरी नहीं है कि इतना ही हो, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा हो सकता है, 5% कम या 5% ज्यादा हो सकता है। तो वो 5% क्या है, वो टॉलरेंस लिमिट है, वो एरर है। तो हर रेजिस्टेंस के अंदर चौथी पट्टी हो चाहे ना हो ये चलेगा, लेकिन पहली और दूसरी होना अनिवार्य है, तीसरी होना भी अनिवार्य है। चौथी पट्टी जो होती है वो बताती है कि कितना एरर हो सकता है, हमेशा जरूरी थोड़ी एरर आएगा। अगर एरर है तो होगी, नहीं तो कोई बात नहीं, याद होनी चाहिए तुम लोगों को। चले नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, सारी वैल्यू आपको समझ में आ गई, ये मतलब क्या क्या है। चलो अब ना आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद मैं आप लोगों को समझाता हूं कि रेजिस्टेंस दिखाते कैसे हैं। एक चार्ट आप लोगों के सामने मैंने पेश करा है। हमारे पास आती हैं कलर कोडिंग्स, हर कलर को नंबर के हिसाब से डिनोट किया गया है, और कौन कौन से नंबर हैं उनके साथ, और कौन कौन सी मल्टीप्लायर वैल्यू लगाई जाती है, और कौन सी टॉलरेंस लिमिट है वो तुमको याद करनी है। तो सबसे पहले तुम्हारे पास आता है बेटा ब्लैक कलर। ब्लैक कलर का नंबर होता है 0 और उसका मल्टीप्लायर कितना, 10 की पावर 0। टॉलरेंस नहीं होता इसमें, इसमें कोई एरर नहीं देखने को मिलेगा। दूसरा आता है बेटा ब्राउन, तीसरा रेड, चौथा ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉलेट, ग्रे, व्हाइट, गोल्ड, आ गया सिल्वर, एंड देन तुम्हारे पास उसके बाद आता है बेटा कोई कलर ही नहीं होगा, वो मैंने तुमको बताया। तो अभी तुम लोग इसको समझकर चलना, ये मतलब क्या है। अगर तुम्हारे पास ब्लैक कलर है तो उसका नंबर होगा हमेशा 0, उसके साथ जो मल्टीप्लायर यूज होता है दैट इज कॉल्ड 10 की पावर 0। फिर टॉलरेंस लिमिट कुछ ही नहीं है, गोल्ड के बाद टॉलरेंस लिमिट शुरू होती है। ठीक इसी तरीके से ब्राउन का 1, रेड का 2, ग्रीन का 3, येलो का 4, और ब्लू का 5, 6, 7, 8, 9, आपको सारे नंबर यहां पर दिखा रखे हैं। यू नीड टू लर्न दिस नंबर। मैं आप लोगों को ट्रिक भी बताऊंगा, ये चार्ट का जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। अरे मेरी भी फोटो आनी चाहिए ना यार, तो इसीलिए जल्दी से लीजिए मेरे बच्चे। नाउ बात आती है यहां से कि लिखते कैसे हैं और इनको याद करने की ट्रिक क्या है। सबसे पहले थे ब्लैक, फिर था ब्राउन, फिर था रेड, फिर था आप लोगों का ग्रीन, फिर था आपके पास ब्लू, और फिर था आपके पास वायलेट, फिर था आपके पास ग्रीन, ग्रीन ही था ना, हाँ, फिर था आपके पास गोल्ड एंड सिल्वर तो था, व्हाइट 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 गोल्ड एंड सिल्वर। ठीक है, तो ये पूरा ट्रिक आप लोगों को याद रखना है। बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, वेयर गोल्ड एंड सिल्वर, ये ट्रिक है। इस सेंटेंस की मदद से आप पूरे रेजिस्टेंस को याद कर सकते हैं। नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये पूरे नंबर एज इट इज चलते रहते हैं। अभी बात आती है, ध्यान से सुनो, एक एग्जांपल दे रहा हूं। एक रेजिस्टेंस तुम लोगों को स्क्रीन पे दिखा रखा है, उस रेजिस्टेंस की 4 पट्टी है, येलो, ग्रीन, रेड और ग्रे। ठीक है, नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आप लोग पहली पट्टी की बात करते हैं तो पहला टर्म है येलो। येलो के लिए नंबर क्या था, 4। येलो के लिए नंबर क्या था, 4। आपको पता होना चाहिए ना, क्लियर है। आप लोगों को पता है यहां पर ग्रीन के लिए नंबर था आपका 5, और उसके बाद रेड के लिए मल्टीप्लायर कितना था, रेड का नंबर था 2, बीबी रॉय तीसरे नंबर पे 2 आ रहा है, 0 से शुरू करते हैं, 0, 1, 2, बीबी रॉय मल्टीप्लायर आ गया 2। उसके बाद आपका सिल्वर है, वो ग्रे नहीं है वो सिल्वर है मैंने ग्रे कह दिया। सिल्वर के लिए टॉलरेंस लिमिट कितनी थी, 10% की। ये 4 नंबर एसोसिएट कर दिया आपने चारों कलर कोडिंग के साथ, तो नेट रेजिस्टेंस आपके मटेरियल का कितना लिखा जाएगा, ध्यान से समझना। पहली डिजिट दूसरी डिजिट कॉमन, मल्टीप्लायर एज इट इज, टॉलरेंस लिमिट प्लस माइनस 10 हो गया। ये आप लोगों का रेजिस्टेंस है। मुझे उम्मीद है पूरी कलर कोडिंग समझ में आ गई। बस यही होता है। तो मैंने क्या कहा था, बहुत जल्दी मैं आप लोगों को कलर कोडिंग समझा दूंगा और बहुत इफेक्टिव तरीके से समझाऊंगा। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक ऑफ श्रेष्ठ अकेडमी, जो एनिमेशन की मदद से आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाया जा रहा है। I hope you are getting this, ladies and gentlemen, very important for everybody. Also do like this video. Okay, now have a concentration. टॉलरेंस का मतलब है कि 10% कम या 10% ज्यादा चल सकती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात बताओ,
ये कितना हो गया 4500। 4500 का 10% 450 होता है ना, तो 4500 में 450 कम ज्यादा होता रहता है, दिस इज कॉल्ड टॉलरेंस लिमिट। क्लियर हुआ? आगे मेरी बात आती है यहाँ पर, अगर कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस येलो ग्रीन रेड एंड सिल्वर है तो रेजिस्टेंस कितनी है, इतनी है, वो मैंने आप लोगों को लिखवा दिया। तीसरा आपके पास यहाँ पर समझ ही आ गया ना, पक्का देख लो आप आराम से, कोई दिक्कत तो नहीं, सेम क्वेश्चन है जो पहले दिया था वही चेप दिया यहाँ पे ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। नाउ अगला टॉपिक आता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सेल। मैं सोच रहा हूँ कि आज ना कराऊं, ज्यादा हो जाएगा यार एक दिन में। आज मैंने 3 टॉपिक पढ़ाए, 3 टॉपिक बहुत अच्छे लगे, और अगर मैं नोट्स की मदद से प्रॉपर लिख लिख के पढ़ाता तो ये 3 टॉपिक आपके 2-2.5 घंटे में कवर अप होते, लेकिन इफेक्टिव और एफिशिएंसी को ध्यान में रखते हुए बहुत कम टाइम में बहुत क्वालिटी के साथ आपको पढ़ाया जा रहा है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि हमारी मेहनत व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। वी नीड टू शेयर इट टू द मैक्सिमम स्टूडेंट। क्रांति लेकर आए हैं, सिलेक्शन लेकर दिखाएंगे, और उसके बाद बच्चों का भला जो हम करने वाले हैं और कर रहे हैं वो होगा। अब आती है खुशखबरी। आपको खुशखबरी यही है कि ये जो एनिमेशन है पीपीटी, वो पीडीएफ के फॉर्मेट पे श्रेष्ठ क्लासेस के ऐप में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी आपको। जाओ डाउनलोड करो। सबसे बड़ी बात है कि लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां आपको कोई पैसा नहीं लगेगा। स्टडी मटेरियल में जाओगे, वहां देखोगे नीट 2022 के सेक्शन में तुम्हारे लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ही अपलोडेड है। इसीलिए खुद भी डाउनलोड करो, बच्चे को भी बताओ। कल आऊंगा ठीक 1 बजे दिन में, और आप लोगों के साथ, कल नहीं आऊंगा, कल छुट्टी करूंगा मैं, संडे है। नेक्स्ट लेक्चर लेकर आऊंगा, इलेक्ट्रिक सेल आपके साथ डिस्कस करूंगा और मजा में आगे चलूंगा। प्रैक्टिस भी बहुत जल्दी कराऊंगा, नेक्स्ट में करंट इलेक्ट्रिसिटी पूरा हो जाएगा। ठीक है, सो अभी चलता हूँ, जय हिंद, बाय।